हो जल्दी में। नमस्कार, डीडी न्यूज पर आप देखना शुरू कर चुका है हमारा खास प्रोग्राम। इस वक्त मैं हूं लाल चंद्र सिंह। अगले 1 घंटे में हम देखेंगे कुछ ऐसी खबरें जिन पर चर्चा जरूरी है। ये चर्चा हम करेंगे अपने संवाददाताओं और खास मेहमानों के साथ। और आज सबसे पहले बात करेंगे उत्तर प्रदेश की एक सीट पर उपचुनाव हो रहा है, लेकिन बड़ा ही हाई प्रोफाइल है, मिल्कीपुर। आपको याद होगा अयोध्या फैजाबाद, लोकसभा सीट फैजाबाद है, लेकिन उसे अयोध्या नाम देकर कितना बड़ा नैरेटिव खड़ा किया गया था। तो मिल्कीपुर वो सीट है जो हाई प्रोफाइल है, सभी की नजर है। तो वहां का सियासी दंगल उपचुनाव में कैसा है, इस पर सबसे पहले बात। और उसके बाद बात करेंगे दिल्ली की राजनीति। और दिल्ली की राजनीति में सारी जगहों से फ्रीबी हो, फिर सनातन हो, हिंदुत्व हो, तमाम जगहों से होते हुए एक बार फिर से आ गया है सुरक्षा पर, सिक्योरिटी पर। और अरविंद केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा की बात उठाई है, तो सुरक्षा पर सवाल खड़ा किया है और इसको लेकर दिल्ली की राजनीति गर्म हो रही है। तो इस पर आज खास चर्चा करेंगे अपने खास मेहमानों के साथ। और इसके बाद बात करेंगे कि लाउड स्पीकर कहीं भी धार्मिक स्थल पर, चाहे वो किसी भी धर्म का हो, उसका इस्तेमाल किस तरह से होना चाहिए, इस पर तो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइन पहले भी थी, लेकिन फिर भी धार्मिक आजादी का हवाला देकर इसका दुरुपयोग किया जाता है लाउड स्पीकर का। तो अब बंबई हाईकोर्ट ने अब स्पष्ट निर्देश दिया है और कहा है कि सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। पहली बार जरा समझाएं कि ऐसा इस्तेमाल ना हो, उल्लंघन ना करें नियमों का, लेकिन अगर दूसरी बार करें तो सीधे स्पीकर को जब्त कर लीजिए। और भी बहुत कुछ बंबई हाईकोर्ट ने कहा है। तो क्या धार्मिक आजादी का हवाला देकर लाउड स्पीकर का जो इस्तेमाल उसको एक अधिकार के तौर पर पेश किया जाता था, उस पर बंबई हाईकोर्ट ने यह बड़ा निर्देश दिया है। तो इस पर भी होगी बात, होंगे तमाम सवाल जवाब, लेकिन सबसे पहले इस वक्त की हेडलाइंस। वक्फ पर बनी जेपीसी की बैठक में हंगामा, विपक्ष के 10 सदस्यों का हुआ निलंबन। अगली बैठक अब 27 जनवरी को। दिल्ली विधानसभा में सीएजी की 14 रिपोर्ट्स पेश करने की याचिका पर दिल्ली हाईकोर्ट में फैसला आज। बीजेपी विधायकों की ओर से दायर की गई है यह याचिका। दिल्ली में सियासी पारा हाई, केजरीवाल को अपनों ने ही घेरा। आप विधायक राजेश ऋषि ने केजरीवाल पर पैसे लेकर टिकट बांटने का लगाया संगीन आरोप। तो वहीं स्वाति मालीवाल ने कहा अरविंद केजरीवाल ने ही मुझ पर करवाया था हमला। भाजपा हुई आम आदमी पार्टी पर हमलावर। आम आदमी पार्टी के विधायक अमानतुल्लाह खान के बेटे की दबंगई पर दिल्ली पुलिस की बड़ी कार्रवाई। बीजेपी ने कानून व्यवस्था के उल्लंघन पर आपको घेरे में लिया। अमानतुल्लाह खान के बेटे पर मोटर व्हीकल एक्ट के तहत की गई कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का आज अयोध्या के मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में प्रचार। महाकुंभ की आलोचना के लिए अखिलेश यादव को घेरा। और बंबई हाईकोर्ट ने महाराष्ट्र सरकार को दिया निर्देश, लाउड स्पीकर किसी भी धर्म का हिस्सा नहीं। कहा प्रशासन ले संज्ञान, ऊंची आवाज से लोगों की बढ़ रही है परेशानी। इस वक्त की हेडलाइन से बाद अब देखते हैं खबरों को विस्तार से। और आज सबसे पहले बात करेंगे एक हाई प्रोफाइल उपचुनाव की जो उत्तर प्रदेश में मिल्कीपुर सीट पर होने जा रही है। आपको याद होगा कि किस तरह से फैजाबाद सीट को अयोध्या और वहां के सांसद को अयोध्या का राजा कह करके एक नैरेटिव खड़ा किया गया था। अब वहां उपचुनाव हो रहा है एक विधानसभा सीट पर। मिल्कीपुर का सियासी दंगल। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव में अपने प्रत्याशी चंद्रभानु पासवान के समर्थन में खुद सक्रिय हैं। वहीं स्थानीय सांसद अवधेश प्रसाद के पुत्र अजीत प्रसाद की जीत के लिए सपा नेता अखिलेश यादव भी एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। मिल्कीपुर में जनसभा को संबोधित करते हुए सीएम योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सपा सिर्फ माफिया के लिए आंसू बहाती है। दलित बेटे की इज्जत के साथ खिलवाड़ करने वाला मोइन खान सपा का हीरो बन जाता है। इसलिए हम कहते हैं
देख सपाई बिटिया घबराई। सीएम योगी ने कहा परिवारवाद आज की सबसे बड़ी चुनौती है। उन्होंने कहा लोहिया जी कहते थे जो संपत्ति और संतति में पड़ा हुआ है वो समाजवादी नहीं है। उधर सपा नेता मिल्कीपुर को देश का सबसे बड़ा चुनाव मानते हैं, लेकिन मुद्दा अफसरों की जाति ढूंढ कर लाते हैं कि कौन सा अफसर कौन सी जाति का। अखिलेश ने आरोप लगाया है कि अयोध्या में तैनात अफसरों में पीडीए के तो महज 10% ही हैं। तो सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज कुंभ के आयोजन का जिक्र करते हैं कि बिना भेदभाव के पूरा भारत संगम में डुबकी लगा रहा है और सपा दिन रात महाकुंभ के आयोजन को कोस रही है। जिन्हें सिर्फ परिवार की चिंता है वे जातिवाद की राजनीति करते हैं। उन्होंने कहा कि आपकी आस्था के साथ खिलवाड़ है जातिवाद और परिवारवाद की राजनीति। तो देखना दिलचस्प होगा कि हालिया विधानसभा उपचुनावों में तो बीजेपी ने अखिलेश के पीडीए के नारे को बेअसर कर दिया था, लेकिन अखिलेश यादव अयोध्या का मुद्दा बनाकर मिल्कीपुर को बीजेपी के लिए बड़ी चुनौती मान रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि एक बार फिर से बीजेपी को वहां पर घेरा जाए। तो मिल्कीपुर में प्रचार के दौरान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि महाकुंभ को लेकर सपा के लोग रोज दुष्प्रचार कर रहे हैं। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी ने एक बात कही थी समाजवादियों के लिए। उन्होंने कहा था संपत्ति और संतति के चक्कर में जो पड़े वह समाजवादी नहीं। ये आज के समाजवादी तो संपत्ति के ही चक्कर में ज्यादा पड़े हैं। जो प्लॉट खाली है वह प्लॉट हमारा है, उस पे सब जगह इनके झंडे लग जाते थे। और बहनों और भाइयों, इनकी सहानुभूति कभी किसी गरीब के प्रति नहीं होती है, किसी कमजोर के प्रति नहीं होती है। ये लोग उस हर कार्य का विरोध करते हैं। आप देख रहे होंगे समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष का, पूर्व मुख्यमंत्री का बयान महाकुंभ को लेकर के जब पूरा देश और पूरी दुनिया प्रयागराज की धरती की ओर आकर्षित हो रही है, तब ये रोज महाकुंभ के बारे में दुष्प्रचार करते हैं। उधर सपा के प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि महाकुंभ को लेकर राजनीति करना निंदनीय है। कुंभ और प्रयागराज वो स्थान नहीं है जहां पर राजनीति और राजनीतिक कार्यक्रम और फैसले लिए जाएं। कैबिनेट ही पॉलिटिकल है। तो मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल उपचुनाव हो गई है और जाहिर सी बात है कि दोनों तरफ से जो दोनों पक्ष हैं वो बिल्कुल एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दूसरी तरफ अखिलेश यादव खुद भी। तो क्या कुछ इस मुकाबले में चल रहा है, कौन से मुद्दे हैं और मिल्कीपुर हाई प्रोफाइल सीट किस तरह से लोग वहां पर कितने उत्साहित हैं इस उपचुनाव को लेकर और नेता किन मुद्दों को उठा रहे हैं, सीधे जुड़ते हैं अपने संवाददाता विकास सिंह से जो हमारे साथ इस खबर पर जुड़ रहे हैं और साथ में हमारे साथ हमारे सलाहकार संपादक विनोद मिश्र जी भी इस खबर पर हमारे साथ जुड़ेंगे। तो जैसा कि हम जानते हैं कि जो मिल्कीपुर विकास सिंह और विनोद मिश्र जी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। मैं पहले विकास के पास ही चलता हूं। विकास, योगी आदित्यनाथ कल तो दिल्ली में थे, दिल्ली में उन्होंने बड़ा धुआंधार प्रचार किया और आज मिल्कीपुर में, तो मिल्कीपुर में उन्होंने आज बड़ा जबरदस्त वहां पर प्रचार किया है। कौन कौन से मुद्दों को, कुंभ का मुद्दा उठाया, समाजवाद, असली समाजवाद का मुद्दा उठाया, साथ ही वहां पर जो बलात्कार का कांड हुआ था उसका मुद्दा उठाया और कौन कौन सी बड़ी बातें योगी आदित्यनाथ ने कही आज? विकास, देखिए, सीएम योगी ने साफ कहा कि जिन लोगों ने कार सेवकों पर गोली चलाई थी, आज भी ये अवधारणा आज नहीं भूली है कि किस तरीके से वहां कार सेवकों को गोली चलाई गई थी। पूरा सरयू का पानी लाल हो गया था, उसे नहीं भूलना चाहिए। लगातार समाजवादी पार्टी की तरफ से मोहित खान जो नन्ही बच्ची का बलात्कारी था उसके समर्थन में बातें कही गई, डीएनए की बात कही गई। उन्होंने कहा कि जब एक बच्ची, छोटी सी नन्ही बच्ची कह रही है उसके साथ ऐसा हुआ, तो आप लोगों को ऐसी बातें नहीं कहनी चाहिए। आखिर आप किसके साथ हैं, ये साफ दर्शा रहा है कि आप एक बलात्कारी के साथ हैं या एक बच्ची के साथ है। इसके साथ साथ उन्होंने तमाम सारे वो बड़े मुद्दे उठाए जो लगातार
करते रहे। उन्होंने साफ कहा कि समाजवादी पार्टी की सोच है जमीन पर कब्जा करने की। उन्होंने उदाहरण भी दिया कि लोहिया जी कहते थे कि समाजवाद का मतलब नहीं रहता है कई धन संपत्ति इन सब चीजों से दूर रहना होगा, तभी आप समाजवादी असली समाजवादी हैं। उन्होंने साफ कहा कि जहां भी खाली जमीनें दिखती हैं सबसे ज्यादा अवैध कब्जे समाजवादी पार्टियों के होते हैं। लेकिन अब प्रशासन चूंकि सख्त है, उन पर कार्रवाई की जा रही है, भूमाफियाओं पर कार्रवाई की जा रही है। उन्होंने साफ संदेश दिया मिल्कीपुर की जमीन से कि यहाँ से एक बड़ा संदेश जाना है, पूरे देश में जाना है। लालचंद जी, इससे पहले हमने देखा था उपचुनाव में उत्तर प्रदेश की जनता ने तो दिखा दिया था कि वो क्या चाह रही है, लेकिन फिर से एक बार इस मिल्कीपुर के उपचुनाव में समाजवादी पार्टी जातीय समीकरणों के जरिए एक बार फिर से वही साधना चाह रही है। लौटता हूं आपके पास उन चुनाव को, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से तमाम सारे मंत्री वहां प्रभारी बनाए गए हैं और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने स्वयं उस सीट का प्रभार लिया है। ठीक है, लौटता हूं विकास आपके पास, लौटता हूं, बने रहिएगा हमारे साथ। विनोद जी, विकास कह रहे थे कि पूरी मतलब इसका जो संदेश है वो हर जगह जाएगा। प्रयागराज का महाकुंभ चल रहा है, देश दुनिया से लोग वहां पहुंच रहे हैं, सोचते ज्यादातर लोग ये भी सोच रहे हैं प्रयागराज आए तो थोड़ा अयोध्या भी हो लें। और ऐसे में मिल्कीपुर का ये विधानसभा का उपचुनाव कितना हाई प्रोफाइल और कितना बड़ा ये मुकाबला, और खासतौर पर अखिलेश यादव खुद भी कह चुके हैं कि देश और दुनिया के लोग आकर देखें कि ये मुकाबला कैसा है। जैसा आपने बता रहे थे लाल जी कि अखिलेश जी कहते हैं कि ये देश का आज सबसे बड़ा चुनाव है, तो ये मिल्कीपुर विधानसभा उपचुनाव इतना देश का सबसे बड़ा चुनाव कैसे हो गया, ये भी समझने की जरूरत है। और सबसे बड़ी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जिस पीडीए की बात करते हैं तो वो पीडीए आखिर है क्या। पीडीए जब माता प्रसाद पांडे को वो पार्टी के अध्यक्ष बनाते हैं, प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं, तो पीडीए की व्याख्या होती है पिछड़ा, दलित और अगड़ा। और जब कहीं वो दूसरे इलाके में जाते हैं तो कहते हैं पीडीए का मतलब है पिछड़ा, दलित, अल्पसंख्यक। तो पहले ये तो तय कर ले कि ये पीडीए का मतलब क्या है। आज जब वो मिल्कीपुर में अपने चुनाव कैंपेन के साथ में मिल्कीपुर में अफसरों की जात गिनते हैं, तो उनके पास में मुद्दा सिर्फ वही जात की है जी, कि वो गिनते हैं कि यूपी में, अयोध्या में जो अभी ऑफिसर्स डिप्यूट है उसमें 10% सिर्फ पीडीए के हैं। तो मानते हैं कि बाकी जो अगड़े जाति के अफसर्स हैं उनको लेके वो सवाल उठाते हैं। यही बात राहुल गांधी भी गिनते थे। लेकिन आज उनको कम से कम लोग याद दिलाए कि अपने शासन में मुलायम सिंह से लेके समाजवादी पार्टी ने कभी भी जो रिजर्वेशन प्रमोशन का था उनको रोक रखा था। इवन की संसद की चर्चा में भी मुलायम सिंह यादव सबसे रिजर्वेशन के में प्रमोशन को सबसे ज्यादा मुखर रूप से विरोध करते रहे थे। तो आपने जब तक अभी तक उसको प्रमोशन को ही रोक रखा था तो अफसर कहां से आएंगे। बिल्कुल। और यही बात राहुल गांधी भी जब सेक्रेटरी की जात गिनते थे तो उनसे भी ये पूछा जाना चाहिए कि भाई आपके दौर में कितने अफसर बने थे। सही बात है। तो लेकिन ये जो जातीय बात करते हुए आज उनका जवाब योगी जी कम से कम आज मिल्कीपुर में दिया है। उन्होंने कहा है कि ये परिवारवाद जो है वो एक तरह से आपके आस्था, आपके विश्वास और आपके विचार जो है, अभी महाकुंभ में आपने देखा है कि पूरा भारत जाति विभेद, कोई भी विभेद को छोड़ के एक साथ संगम में डुबकी लगा रहा है। समागम ये समागम जो है वो जो महासंगम आप महाकुंभ कहते हैं वो भी दुनिया के लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि उसके अलौकिक दिव्य और दृष्टि की बात वहां दिखाई पड़ती है। बिल्कुल। और उसके बाद अगर आप महाकुंभ की आलोचना करते हैं तो योगी आदित्यनाथ सही कहते हैं कि ये आप कौन समाजवादी हैं। जिस लोहिया जी की बात करके आदर्श की बात आप करते हैं, लोहिया जी ने कहा कि संपत्ति और संतति, ये जो बात करते हैं ये संपत्ति और संतति की बात करने वाले समाजवादी हो नहीं सकते। तो फिर अवधेश प्रसाद के बेटे को आपने वहां उतारा है। तो अजीत प्रसाद ही आपको अगर मिल्कीपुर से एक कैंडिडेट मिलते हैं तो आप पे सवाल तो उठेगा ही। सवाल तो फिर ये जो पीडीए है उसमें अवधेश प्रसाद के बेटे अजीत प्रसाद ही क्यों मिलते हैं, दूसरे लोग क्यों नहीं मिले। और संपत्ति और संतति के पैमाने पर तो फिर पूरे सफाई परिवार पे के समाजवाद पर ही सवाल उठ जाएगा। लेकिन अभी जरा विकास से मैं एक अपडेट लेता हूँ। विकास, क्या सीधा सीधा मुकाबला है मिल्कीपुर में दोनों तरफ, या कोई और है भी, और भी कोई तीसरे उम्मीदवार भी हैं, या बिल्कुल सीधा मुकाबला होना है इस उपचुनाव में? देखिए, इस चुनाव में तो सीधा मुकाबला ही होना है, क्योंकि कांग्रेस ने भी अब फिलहाल
समाजवादी पार्टी को समर्थन देने की बात कही है। हालांकि एक भी सीट पे उनको टिकट नहीं दिया गया था समाजवादी पार्टी की तरफ से, तब उन्होंने साथ में लड़ने की बात कही थी, कहा था वो अपना प्रत्याशी नहीं उतारेंगे, मात्र 2 सीटें ही उनको ऑफर की थी, जबकि कांग्रेस ज्यादा सीटों पर लड़ना चाह रही थी। उसके बाद से इन दोनों पार्टियों का तालमेल देखने में जमीन पर नजर नहीं आया। फिलहाल अब उन्होंने कहा है कांग्रेस ने कि समर्थन देंगे, लेकिन वो समर्थन किस प्रकार से रहेगा, उनके कार्यकर्ता किस तरीके से वहां प्रचार करेंगे, ये एक बड़ी बात देखने को मिलेगी। लेकिन ये सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी वहीं, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की तरफ से उनके गठबंधन के सारे साथी वहां पर मजबूती से नजर आ रहे हैं। वहीं भारतीय जनता पार्टी की तरफ से 7 मंत्रियों को वहां काम देखने को कहा गया था। वो वहां जाकर लोगों के साथ मिलकर वहां रात्रि विश्राम कर वहां के मुद्दे, वहां के लोगों की बातें जानी, उन्होंने सीएम योगी तक पहुंचाई और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी वहां पर 6 बार जा चुके हैं। तो सीधा मुकाबला है यहाँ पर, और निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को मैं कहूंगा इस बार काफी ज्यादा बढ़त नजर आ रही है, क्योंकि जिस तरीके से वहां काम हुआ, नैरेटिव चेंज हुआ, वहां पर संविधान को लेकर जो अफवाह फैलाई गई थी, जातियों में बांटने की बात कही गई थी, ये सारी बातों से उत्तर प्रदेश अब उभरता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। अब मुझे लगता है ये इसलिए भी थोड़ा ज्यादा अहमियत हो जाती है क्योंकि जिस तरह अयोध्या का राजा कह करके अखिलेश यादव जी ने पेश किया, हालांकि वो फैजाबाद के सांसद हैं और अयोध्या के राजा तो सिर्फ श्री रामचंद्र थे। खैर, देखेंगे, ये बड़ा दिलचस्प मुकाबला होगा, बात करते रहेंगे। आपसे बहुत बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए, और विनोद जी आप हमारे साथ बने रहिएगा क्योंकि आज हम दिल्ली की राजनीति पर खास चर्चा करने वाले हैं। एक नया एंगल दिया है, केजरीवाल ने अपनी सुरक्षा का मुद्दा उठाया है। सिक्योरिटी का मुद्दा पहले भी उठाते रहे, लेकिन अपनी सिक्योरिटी का मुद्दा उठाया है। तो दिल्ली का दंगल किस तरफ जा रहा है, अभी वक्त है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो खास मेहमानों के साथ खास चर्चा इसी मुद्दे पर करेंगे। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। स्वागत है ब्रेक के बाद। डीडी न्यूज पर आप देख रहे हैं इस वक्त, और जैसा कि हमने बताया था कि इस वक्त में अब हम खास चर्चा करने वाले हैं दिल्ली के दंगल पर, और दंगल को एक थोड़ा सा नया एंगल मिल गया है। वो एंगल क्या है? केजरीवाल की सुरक्षा का एंगल। केजरीवाल की सुरक्षा पर सवाल। दिल्ली पुलिस की ओर से कड़ी सुरक्षा घेरे में रहने वाले आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल को चुनाव के दौरान पंजाब पुलिस की भारी भरकम सुरक्षा क्यों चाहिए, ये सवाल उठ रहा है। इस सवाल के बीच पंजाब पुलिस ने केजरीवाल की सुरक्षा में लगे जवानों को हटा लिया है। दूसरे प्रदेश की पुलिस की तरफ से सुरक्षा मुहैया कराए जाने की चर्चा के बाद पंजाब पुलिस ने यह फैसला लिया। दिल्ली के सीएम और आम आदमी पार्टी के नेता आतिशी का दावा है कि गृह मंत्रालय के दबाव के कारण केजरीवाल की यह सुरक्षा पंजाब पुलिस ने हटा ली। आतिशी ने उन पर एक हमले का भी जिक्र किया। बीजेपी अध्यक्ष वीरेंद्र सचदेवा ने दूसरी तरफ कहा कि केजरीवाल जितना ध्यान हमले की एक कहानी गढ़ने में लगाते हैं, उतना ध्यान अगर प्रचार में लगा ले तो कुछ भला हो जाएगा। कानून व्यवस्था की जिम्मेदारी तो राज्यों की होती है। एक राज्य की पुलिस दूसरे राज्य में ऑपरेट नहीं करती है, जरूरत पड़ने पर संबंधित राज्य से अनुमति लेकर कार्रवाई करती है। तेजिंदर सिंह बग्गा की गिरफ्तारी और ट्रांजिट रिमांड याद होगा आपको, उस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने इस बात का उल्लेख किया था। पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार बनते ही पंजाब पुलिस ने अरविंद केजरीवाल के कटु आलोचक कुमार विश्वास और तेजिंदर बग्गा के खिलाफ एक्शन कर लिया था। बीजेपी के प्रवक्ता तेजिंदर बग्गा को बिना दिल्ली पुलिस को सूचना दिए दिल्ली से उनके घर से उठा लिया था। हालांकि बाद में हरियाणा पुलिस ने उनको रोक दिया था और अंततः पंजाब पुलिस को खाली हाथ ही जाना पड़ा था। आखिरकार अरविंद केजरीवाल पंजाब पुलिस को लेकर क्या संदेश देना चाहते थे उस समय? चुनाव के दौरान अरविंद केजरीवाल के प्रतिद्वंद्वी ने भी यही सवाल किया है। यही दिल्ली की जनता है जो कभी अरविंद केजरीवाल को सिर माथे पर उठाया करती थी। आज अगर जनता के विरोध का सामना करना पड़ रहा है तो जान पर खतरा बता रहे हैं। दिल्ली के दंगल में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला आने वाले समय में तो और तेज ही होगा। 12 साल की एंटी इनकम्बेंसी से लड़ रहे अरविंद केजरीवाल के सामने दर्जनों सवाल हैं, लेकिन अगर वो सुरक्षा के मुद्दे पर बीजेपी को घेरना चाहते हैं तो ये तो सिर्फ ध्यान भटकाने की ही उनकी कोशिश मानी जा सकती है। बहरहाल ये मुद्दा गर्म हो गया है दिल्ली की राजनीति में। तो दिल्ली के सीएम आतिशी ने आरोप लगाया कि भाजपा ने साजिश के तहत पंजाब पुलिस की सिक्योरिटी को हटवाया है। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं के माध्यम से, अपने प्रशासन के माध्यम से, अपनी पुलिस के माध्यम से अरविंद केजरीवाल जी पे जानलेवा हमले
जानलेवा षड्यंत्र करती है। इसीलिए अरविंद केजरीवाल जी की सिक्योरिटी में पंजाब पुलिस उनको सुरक्षा देने के लिए, उनको फिजिकली प्रोटेक्ट करने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही थी। और आज आप भारतीय जनता पार्टी की साजिश देखिए। चुनाव से 10 दिन पहले जब अरविंद केजरीवाल जी पे रोज हमले हो रहे हैं, तब पंजाब पुलिस को हटा दिया जाता है। और वहीं भाजपा के नेता परवेश वर्मा ने कहा है कि दिल्ली में बड़ी संख्या में पंजाब पुलिस की गाड़ियां घूम रही हैं। यहाँ पे पहाड़गंज के, करोल बाग के, महिपालपुर के सारे होटल बुक करा लिए, गेस्ट हाउस बुक करा लिए। हजारों की संख्या में यहाँ पे पंजाब के नंबर की गाड़ियाँ घूम रही हैं। उनमें कौन लोग हैं? यहाँ पे 26 जनवरी को मनाने की तैयारी चल रही है। यहाँ पे वो क्या ऐसा बड़ा काम करने वाले जिससे हमारी सुरक्षा व्यवस्था को खतरा हो सकता है? और बात सिर्फ बीजेपी की नहीं है। कांग्रेस के नेता संदीप दीक्षित ने भी आम आदमी पार्टी और अरविंद केजरीवाल पर सरकारी तंत्र के दुरुपयोग का आरोप लगाया है। केवल और केवल बाहर के लोग कैंपेन करें, वहां से करें जहां आपकी सरकारें हैं, और सरकारी तंत्र का दुरुपयोग करें। आप पंजाब पुलिस की गाड़ियां आपको एस्कॉर्ट करें, ये कौन सी राजनीति है भाई? यहां तो बिल्कुल अलाउड नहीं है। ये तो दुरुपयोग है सीधे सीधे किसी भी सरकारी तंत्र का। और उसी बारे में मैंने पहले भी कंप्लेंट की थी, फिर भी मैं बार बार कह रहा हूं उनको कि भाई इसकी तहकीकात की जाए। दो तरफा हमला हो रहा है अरविंद केजरीवाल पर इस बार। इसे पर आज खास चर्चा करेंगे। दिल्ली के दंगल का नया एंगल क्या आ गया है, सुरक्षा वाला। यासिर जिलानी जी, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत यासिर जी। साथ में संजीव कौशिक जी, जो कि आम आदमी पार्टी की तरफ से अपनी बात रखेंगे। बहुत बहुत स्वागत आपका, नमस्ते। और हमारे साथ सलाहकार संपादक हमारे विनोद मिश्र जी भी हैं। मैं पहले आज यासिर भाई से सवाल पूछता हूँ, क्योंकि उनको थोड़ा जल्दी आज जाना भी है किसी कार्यक्रम में। यासिर जी, एक बात बताइए, ये क्या वो कह रहे हैं कि सिर्फ 10 दिन पहले क्यों हटवाए पंजाब पुलिस की सुरक्षा? ऐसी क्या बात थी कि भाई अगर वो गलत था तो पहले भी हटवाया जा सकता था? सिर्फ चुनाव से 10 दिन पहले, वोटिंग से 10 दिन पहले कह रहे हैं बीजेपी ने हटवा दिए। लालचंद जी, देखिए, आप बहुत ही सीनियर जर्नलिस्ट हैं। आपने भारतीय राजनीति में जिन जिन दलों ने अब तक राजनीति करी है उनको बड़ा नज़दीक से देखा है जी। अरविंद केजरीवाल की जो राजनीति है उसमें विपक्ष नहीं है। कभी भी इन लोगों ने विपक्ष का रोल नहीं निभाया है। वो इसलिए घबरा रहे हैं, हताश हैं, निराश हैं कि अब उन्हें विपक्ष का रोल निभाना पड़ेगा दिल्ली में। उनको लगता है कि ये जो सुरक्षा है, ये जो शीश महल की बार बार बात आ रही है, वो उनके दिमाग में चढ़ गया है, क्योंकि उन्होंने विपक्ष नहीं देखा है। और भारतीय राजनीति में जितने भी दल हैं उन्होंने ज़मीन से ऊपर का सफ़र किया है। उनको ये अप्स एंड डाउन आने में कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन इन्हें प्रॉब्लम होने जा रही, इसलिए ये इस तरह के मुद्दे को बार बार सामने रख रहे हैं। कभी सुरक्षा को लेके बात करते हैं। खुद कन्फ्यूजन के दौर में आम आदमी पार्टी के लोग हैं कि बोले तो बोले क्या, कहें तो कहें क्या। सार्थक कार्य 11 साल का एक भी नहीं है जिस पे चर्चा कर रहे। डेली कोई ना कोई ऐसा शिगुफा आके ये छोड़ते हैं, या अभी की जो मौजूदा मुख्यमंत्री आतिशी हैं वो ऐसी बात कहती हैं जिनसे जनता का सरोकार नहीं। जनता चाहती है कि हम चर्चा करें कि आपने जो अपने मैनिफेस्टो में पिछले 5 साल में, मैं उस 5 साल उसके पीछे नहीं जाता हूं, वो जो आपने कहा था वो भी आपने पूरा नहीं किया। तो कैसे आप लोगों के बीच में अपने आप को खड़ा कर पाएंगे? इसीलिए इनका इतना विरोध हो रहा है। देखिए, नई दिल्ली कॉन्स्टिट्यूएंसी में पहली बार ऐसा हुआ है, 15 साल शीला दीक्षित भी मुख्यमंत्री रही, जनता ने हरा दिया, लेकिन विरोध नहीं किया था। इनका तो जबरदस्त विरोध किदवाई नगर में विरोध 2 दिन पहले हुआ है। कल इनका सफदरजंग में विरोध हुआ है। ये जो हॉस्पिटल है यहाँ पे राम मनोहर लोहिया, वहाँ के स्टाफ क्वार्टर के सामने इनका विरोध हुआ। तो लोगों में गुस्सा है, तभी तो विरोध कर रहे हैं। एक एनडीएमसी का एक पूरा का पूरा एक व्यवस्था थी मस्टर रोल की, उस पे मुख्यमंत्री का बड़ा रोल रहता था हमेशा से। जो मुख्यमंत्री जब शीला दीक्षित थी, वो सिचुएशन खत्म हो गई। वो लोग नाराज इनसे हैं, जो इनके वोटर थे, कट्टर वोटर थे, वो नाराज हैं कि आखिर आप चेयरमैन भी होते हैं। आपको लगता है, मैं संजीव कौशिक जी से एक सवाल लेकर फिर आपके पास आता हूँ। संजीव जी, ये कह रहे हैं कि भाई ये जो दंगल का नया एंगल दिया है ना सुरक्षा का, पहले कहा कि यहाँ पर गृह मंत्रालय के अंदर में दिल्ली पुलिस है तो दिल्ली में क्राइम है, ये हैं वो हैं, पहले बाकी बातों पर बात करते थे, फिर क्राइम वाले पर आ गए कि सुरक्षा वाला मुद्दा है भाई
दिल्ली पुलिस हमको चाहिए हमारे अंदर में। उसके बाद फिर अपनी सुरक्षा पर आ गए हैं। क्या ये जो नया एंगल देने की ज़रूरत पड़ी, सच में इस बार कुछ ऐसा है क्या संजीव जी कि बाकी फ्रंट पर चुनाव लड़ने में कुछ मुश्किल महसूस हो रही है? और जो यासिर जी कह रहे थे कि कई जगहों से जनता भी विरोध कर रही है और उसके तो कुछ दृश्य हैं, उसके दृश्य पब्लिक डोमेन में हैं। शुरुआत आपने यासिर भाई से किया, लेकिन यासिर भाई ने ये जवाब नहीं दिया कि आखिर पंजाब पुलिस हटाई क्यों गई। सवाल तो यही है मूल, इसी पे हम लोग बात करने के लिए बैठे हैं। भारतीय जनता पार्टी के सुर में सुर मिलाते हुए कांग्रेस के नेता को भी आप देखिए, उनको ऐसा लगता है कि पंजाब पुलिस आ जाएगी तो उस तंत्र से आम आदमी पार्टी यहाँ जीत जाएगी। मतलब कि पंजाब पहले से हमारे सहयोग में लगी हुई थी, आज और ज़्यादा सहयोग करना शुरू कर दी है। देश के सबसे बड़े सूबे के मुख्यमंत्री दिल्ली में आते हैं उत्तर प्रदेश से और कहते हैं कि दिल्ली की शासन व्यवस्था बिल्कुल चरमरा चुकी है, बिल्कुल खत्म हो गया है। 11 से ज़्यादा, 2 लाइन हमारे तरफ से भी, 11 से ज़्यादा यहाँ गैंगस्टर गैंगवार लगातार छिड़ा हुआ है। लोगों से लगातार वसूली, फिरौती, दिन दहाड़े नाम पूछ करके गोलियां सीने में ठाए 8 गोलियां ठोक देना, ये सब आम बात हो गया है। महिलाओं के साथ, बच्चों का अपहरण, ये सब कुछ सामने दिखाई दे रहा है। अरविंद केजरीवाल के ऊपर थ्रेट भी है, उनके जान का खतरा भी है। अब सवाल यह है कि अचानक यदि आप दिल्ली पुलिस, ये बात कही जा रही है कि दिल्ली पुलिस साथ में है ही, तो हम तो सवाल यही पूछ रहे हैं ना कि पंजाब पुलिस यदि थी तो पंजाब पुलिस से किसको खतरा था? क्यों आपने विड्रॉ कर दिया? पंजाब पुलिस, वहां से पंजाब के पुलिस मुखिया जो सीधे कहते हैं कि चुनाव आयोग और दिल्ली पुलिस के वजह से हमको ये विड्रॉ करना पड़ा, लेना पड़ा। तो आखिर पंजाब पुलिस से दिल्ली में किसको खतरा है? अरविंद केजरीवाल पर अभी तक के डेट में लगातार हमले हो रहे हैं। उस हम 24 अक्टूबर को, 30 नवंबर को, 18 जनवरी को, 23 जनवरी को। आप बताइए कि वाई और जेड श्रेणी की जिसको सुरक्षा व्यवस्था मिली हो, क्या उस पर कोई पत्थर मार सकता है? क्या उस पर कोई लिक्विड फेंक सकता है? क्या उसके गाड़ी को कोई धक्का दे सकता है? कैसे हो रहा है जब अभी तक तो सुरक्षा थी ना, पंजाब पुलिस वाली भी सुरक्षा मैं वही कह रहा हूं ना, मैं वही कह रहा हूं कि इतने सुरक्षा व्यवस्था के चाक चौबंद होने के बाद भी वाई श्रेणी और जेड श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था के बीच में यदि इस तरह की घटनाएं घटती है तो आप तो जानबूझ करके जान लेना चाहते हैं। ठीक है, यासिर भाई खत्म करना चाहते हैं। यासिर जी का जवाब, यासिर जी का जवाब। मैं देखिए 11 साल हो गया इनको सत्ता संभाले हुए, दिल्ली की गद्दी संभाल रहे हैं। कभी चुनाव से पहले कभी आज तक इन्होंने सुनाया कि सुरक्षा में इनके चूक हो गई, कोई आके इनके ऊपर लिक्विड फेंक गया, किसी ने पत्थर फेंक दिया? कभी नहीं होता। जब चुनाव आते हैं ये सारी चीजें इनके प्लान तरीके से इनके पास पहुंच जाती है। महिला सुरक्षा पे भी ये तभी बोलते हैं, तब नहीं बोलते हैं जब इन्हीं का एक मंत्री संदीप महिला सुरक्षा के नाम पे महिला को किस तरीके से राशन कार्ड बनाने के लिए क्या हरकत करी थी, ये दिल्ली के लोगों ने देखा था। इन्हीं के घर के अंदर जो राज्यसभा सांसद और इनकी महिला आयोग की अध्यक्षा जो थी स्वाति मालीवाल, उनके साथ क्या व्यवहार इनके पीए विभव कुमार ने किया, तब इनको याद नहीं आता है। लेकिन इन्हें तब याद आता है जब इनके सामने चुनाव आ जाता है। ये इनसे सवाल दिल्ली की जनता पूछ रही है और 5 तारीख को आपदा को भगाएगी, भारतीय जनता पार्टी को सरकार में ला रही है, इसलिए ये बौखलाए हुए हैं। अच्छा संजीव जी, जो बात हम कर रहे थे, मुझे लगता है कि दिल्ली की सुरक्षा का मुद्दा हमने देखा कि अरविंद केजरीवाल जी ने, जैसे यासिर जी ने कहा कि चुनाव आने से कुछ हफ्ते पहले से उन्होंने वो जिसे कहते हैं ना ग्राउंड बनाना शुरू किया। दिल्ली में लोग सुरक्षित नहीं हैं, दिल्ली पुलिस ये नहीं कर रही। लेकिन ये बात तो वैलिड है कि अगर ऐसा कुछ है और दिल्ली पुलिस आपको लगता है कि ठीक से काम नहीं करती, तो ये मुद्दा तो पूरे 5 साल का है। ये मुद्दा थोड़े ना मतलब लास्ट वाले 5 हफ्ते का है। नहीं, मैं एक व्यवस्था की बात, संजीव जी एक मिनट, आप नहीं मिस्टर, मैं आप ही के पास आता हूँ। ठीक है, 1 मिनट सिर्फ। मैं आपने जितने आरोप लगाए हैं वो आप चूंकि आरोप सीधे दिल्ली पुलिस से लेके होम मिनिस्ट्री से घूमते हुए सारे आरोप आपने लगा दिया। ये आरोप प्रत्यारोप आपके बीच में, जिलानी साहब के बीच में, हमें कोई दिक्कत नहीं है। मैं व्यवस्था की बात बताता हूँ। दिल्ली एक प्रदेश भी है और दिल्ली जो है नेशनल कैपिटल, संवैधानिक व्यवस्था तो यही सही बात। जब ये हम कानूनी रूप से जानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन में जो पुलिसिंग से लेके हर व्यवस्था स्टेट की अपनी होती है। किसी भी स्टेट की पुलिस किसी दूसरे स्टेट में एक टाइम लिमिट है, कितना ही टाइम तक रह सकती है, उसका 72 आवर्स है। ठीक, आप संजीव जी इसको करेक्ट कर लीजिएगा अगर आपको लगता हो। दूसरी बात कि दिल्ली पुलिस जो है, अगर ये होम मिनिस्ट्री का जो किसी का थ्रेट परसेप्शन होता है वीवीआईपी और वीआईपी को लेके, उसके थ्रेट परसेप्शन के आधार पर दिल्ली पुलिस उनके सिक्योरिटी की व्यवस्था करती है। केजरीवाल जी के सिक्योरिटी में कम से कम 72 दिल्ली पुलिस के जवान लगे हुए हैं।
इसके बाद भी उनका थ्रेट इतना बड़ा है कि पंजाब पुलिस भी चाहिए, कि पंजाब पुलिस भी उनके लिए आए। और पंजाब पुलिस के Z+ कैटेगरी के लिस्ट में अरविंद केजरीवाल सबसे ऊपर है, भगवंत मान सेकंड नंबर पे आते हैं। तो मुझे उनसे नहीं है, अपनी पार्टी के वो नेता है, संयोजक है, उनको जहां नंबर बना के लेकिन आम आदमी भी तो लेकिन आम आदमी के साथ पार्टी के बात करने वाले केजरीवाल जी को अगर इतनी पुलिस की सुरक्षा चाहिए तो ये बताएं कि पत्थर किसने मारा। ये बात अभी सामने में नहीं आया, उसकी कोई तहकीकात नहीं हुई है, कौन था वो पत्थर मारने वाला। इस तरह के हमले को लेके आप अगर इस तरह के बनाते हैं, एक औरा बनाते हैं और केजरीवाल के थ्रेट की बात कहते हैं, तो ये बात देखिए कि यही दिल्ली की जनता है जो आपके सर माथे उठा के रखी हुई थी। आज क्यों ऐसा हो गया कि केजरीवाल की विरोध हो हर जगह पे आया और उनको ये थ्रेट परसेप्शन लग रहा है। सिक्योरिटी की बात में जब आप देखिए तो आपने देखा है कि आपने कैसे बग्गा को पुलिस के पंजाब पुलिस आई थी और उसको उठा के ले गए। आप अंबाला होते उससे पहले ही हरियाणा पुलिस ने उनको वापस किया था। वो तो पूरा दिल्ली हाईकोर्ट ने आपको ये ट्रांजिट रिमांड को माना नहीं माना था, उसको बेल दिया था। तो सवाल यह है कि संवैधानिक व्यवस्था में आप जब इन चीजों को एक पॉलिटिकल गेम में आप रखिए इसको, लेकिन आप उसके साथ होम मिनिस्ट्री को जोड़ते हैं, आप उसके साथ व्यवस्था को जोड़ते हैं, तो सवाल दिल्ली एक स्टेट की होती है बॉस, इसमें पंजाब पुलिस की क्या जरूरत है। जब यहां दिल्ली पुलिस इस तरह की सुरक्षा देने के लिए तैयार है, तो क्या संदीप दीक्षित की बात को आप कहते हैं कि ये पॉलिटिक्स कर रहे हैं? क्या आप परेश वर्मा की बात करो, वो जायज बात उठा रहा है भाई। जब दिल्ली पुलिस यहां है, अगर सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन का कुछ बात होगी तो जिम्मेदारी दिल्ली पुलिस की है। तो इसमें पंजाब पुलिस को लाके आप क्या कर रहे हैं? हम लोगों को डरा रहे हैं क्या? ठीक है, संजीव जी जवाब दीजिए, पंजाब पुलिस की जरूरत क्यों पड़ती है? दो बातें खुल के आई। जी, एक बात तो ये आरोप लगाया गया कि हर इलेक्शन के समय ही इस तरह की घटनाएं क्यों होती है। इसके लिए कोई रॉकेट साइंस पढ़ने की जरूरत नहीं है। इलेक्शन में सारे राजनेताओं की गतिविधियां तेज हो जाती हैं, वो फील्ड में ज्यादा जाना शुरू कर देते हैं, घर घर डोर टू डोर मिलते हैं, कुछ अलग से अपना कार्यक्रम करते हैं, वो अलग से। तो जब ज्यादा इलेक्शन के वक्त सारे पत्थर थप्पड़ सब कुछ इसी समय पड़ते हैं, है ना? ज्यादातर नेता घर से बाहर होते हैं, तो निश्चित तौर पे इस तरह की संभावना है। दूसरी बात, फिर मैं वहीं पे आ रहा हूं कि यदि Z और Y श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था दिल्ली के रहते हुए भी यदि कोई पत्थर, आपने देखा नहीं, पत्थर नहीं मारा गया था, वो पत्थर कहां से आया था? तो यदि पत्थर मारा जा रहा है, सिक्योरिटी वाले ये पत्थर आया कहां से? ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? ये इन्वेस्टिगेशन कौन करेगा? दिल्ली पुलिस करेगी, ये हम करेंगे। हमें तो आंखों के सामने दिखाई दे रहा है, देश की दुनिया की जनता देख रही है कि पत्थर मारा गया। पंजाब पुलिस भी थी ना उसमें, मैंने कहा कि पत्थर मारा गया, ये आपने भी देखा ना, ये आपने नहीं देखा, आपने भी देखा होगा ना। बिल्कुल तो पत्थर मारा गया। मैं यही कह रहा हूं कि आप बताइए भारत के इतिहास में कोई Z और Y श्रेणी की सुरक्षा व्यवस्था में जिसके इतने लोग लाओ लश्कर वाला 70 पुलिस बताया जा रहा है, आप बताइए कि उसको किसी ने पत्थर मारा हो, बताइए। हुआ है, बंगाल में बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हैं, उसको छोड़िए। बंगाल में ऐसी घटनाएं हुई कि मैं उसका जिक्र नहीं करना चाहता। ये लगातार केंद्रीय मंत्री को मार करके फोड़ दिया गया था, पत्थर मार के। छोड़िए बंगाल को, ये लगातार इग्नोर करना दिखाता है कि आप चाहते हैं कि केजरीवाल जी घरों में कैद हो जाएं, वो बाहर ना निकले, कैंपेन ना करे। और भारतीय जनता पार्टी चूंकि केंद्र में है, निश्चित तौर पर आपने अपनी बात मान ली। विनोद जी का जवाब। केजरीवाल जी को अगर लोग कैद कर रखना चाहते हैं तो आप इसको नाकामी मानिए। भारतीय जनता पार्टी के लोग, केंद्र की सरकार, नहीं, केंद्र की सरकार, भारतीय जनता पार्टी के लोग और गृह मंत्रालय, जनता को देखिए, मैं गृह मंत्रालय को सीधा कह रहा हूं, इलेक्शन कमीशन को आम आदमी पार्टी ने चिट्ठी लिखा है, इलेक्शन कमीशन को आज चिट्ठी लिखा है आम आदमी पार्टी ने। कमाल की बात कर रहे हैं संदीप जी, एक मिनट। यही नई दिल्ली सीट है जो केजरीवाल जी को मुख्यमंत्री बनाया है, लगातार जिताया भी। शीला दीक्षित जैसे तो पत्थर मारने वाले उसी नई दिल्ली में लोगों ने देखा कि किस तरह से प्रवेश वर्मा सामने खड़े थे। वो कह रहे नहीं, वो कह रहे हैं कि ये मेरा कार्यकर्ता है। बीजेपी प्रवक्ता नहीं है, मैं व्यवस्था की बात कर रहा हूं। व्यवस्था की बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी सीधे जाके कहते हैं कि ये मेरे कार्यकर्ता है। सुनिए तो सही, जो पत्थरबाजी करता है उसके बारे में आप सुनिए। आप हर पत्थर वाले को, हर विरोध करने वाले को बीजेपी बना देंगे तो आपको फिर चुनाव लड़ना ही नहीं चाहिए। उस पत्थरबाज के साथ दिल्ली में आप खड़े हैं और कह रहे हैं वो नहीं, दिल्ली में आप कह रहे हैं मेरे कार्यकर्ता है। दिल्ली में आपका विरोध हो रहा है, नहीं, दिल्ली में आपको लोग घेर रहे हैं, दिल्ली में आपसे लोग सवाल पूछ रहे हैं, तो आप इसके लिए पंजाब के फोर्स मंगा लेंगे कि हमसे सवाल मत पूछो। पुलिस अपने हाथ खींच रही है क्यों? गृह मंत्रालय सपोर्ट कर रहा है, दिल्ली पुलिस हाथ खींच रही है। उतारने के लिए आप नेता हैं, आप नेता हैं,
और नेता अगर आप फील्ड में जाके अगर विरोध का सामना करना पड़े तो आप पंजाब के पुलिस को बुला लें। नहीं, और नेता में भी आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी के नेता हैं, आम आदमी हैं। 3 बार के मुख्यमंत्री को क्या समझ रखा आपने? संजीव जी, आम आदमी के नेता हैं, उसके बाद भी दिल्ली पुलिस की सुरक्षा भी चाहिए। अब आम आदमी, भारतीय जनता पार्टी के लोग कर रहे हैं ये बात, मैं खुलेआम कह रहा हूं ना। देखिए, उसे प्रश्रय मिल रहा है भारतीय जनता तो पार्टी। अगर ऐसी बात है, अगर आपने आइडेंटिफाई कर लिया तो कार्रवाई कीजिए, आपको रोक कौन रहा है? कीजिए कार्रवाई, जाइए पुलिस में जाइए, अदालत जाइए, इलेक्शन कमीशन जाइए। कराने के बाद में कालका जी थाने में FIR दर्ज कराने के बाद में भी वहां के SHO काम नहीं कर रहे हैं, उसके अगेंस्ट में भी कंप्लेन हमने दिया है इलेक्शन कमीशन। संजीव काम नहीं कर रहे ये लोग, अधिकारी काम नहीं कर रहे हैं। सुनिए संजीव जी, मामले को रफा दफा करने का प्रयास कर रहे हैं। 1 मिनट सर, दूसरे को भी मौका नहीं, दीजिए। उसके ऊपर भी तो सिस्टम है ना, सिस्टम है, उसके ऊपर अदालत जाइए आप। FIR दर्ज हमने कराया है। विनोद जी का प्लीज थोड़ा हमारे इस डिबेट को इस तरह से अपनी बात आप कहते रहेंगे तो डिस्कशन तो कुछ हो नहीं पाएगा। मैं आपको सवाल ही दे रहा हूं। आप क्या इस बात को लेके जो दिल्ली में अलग अलग हर दिन में एक नया एजेंडा बनाते हैं और इस एजेंडा को लेके आप दूसरे पार्टियों को भी उसी एजेंडा में आप चाहते हैं कि वो उसी एजेंडा का जवाब दे, ये आपका एक रणनीति हो सकती है। लेकिन इस रणनीति में आप जब सिस्टम को लाते हैं तब ये दिक्कत शुरू होती है। 12 साल के, सुनिए आप जवाब दीजिएगा बाद में, जरूरी नहीं है आपके हर बात में बीच में आप कहेंगे, पूरा मौका देंगे। पूरा आप जब देखिए कि 12 साल की आपकी एंटी इनकम्बेंसी है, उस एंटी इनकम्बेंसी को लड़ने का आपके पास अगर हिम्मत नहीं है तो क्या एंटी इनकम्बेंसी के लड़ने के लिए पंजाब का फोर्स लगा देंगे? जनता आपसे सवाल पूछ रही है, जनता को ये सवाल पूछने का हक है बॉस, क्योंकि आपको आज उस वैशाली के एक छोटे क्वार्टर से उठा के शीश महल में जनता ने सर पर बिठाया, ये बात सच है। जनता ने जो आप वैगनार पे चलने वाले ऑफिसर थे उसको उठा के आज बड़ी गाड़ियों में ले आए, लंबी गाड़ियां, काफिला है। ये आम आदमी को अगर जनता ने इतना सम्मान दिया है तो उसका सम्मान कीजिए। आप जनता जहां विरोध करती है तो आप कहते हैं कि केजरीवाल पे खतरा है, केजरीवाल पे ये हमला हो रहा है। बॉस, ये सिक्योरिटी थ्रेट परसेप्शन देखने का होम मिनिस्ट्री के लिए पूरा यहाँ व्यवस्था है। अगर केजरीवाल को सच में इस तरह से कुछ दुश्मनों से ऐसी गतिविधियों से ये ऐसा थ्रेट होगा तो उनको Z+ क्या, उनको मैं कह रहा हूं SPG की कमांडो के साथ सुरक्षा मिल जाएगी। ये भी इलेक्शन कमीशन के दायरे में हुआ है। लेकिन अगर जनता का विरोध है तो आप जनता को आप बदनाम मत कीजिए कि हर जनता का विरोध को कहेंगे ये बीजेपी का जवाब। संजीव जी, एक चीज जोड़ देता हूं। आपने कहा कि देखिए ये कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इलेक्शन है तो जनता तो नेता उसी समय ज्यादा निकलते हैं। संजीव जी, ऐसा भी तो होता है कि इलेक्शन में इस तरह के कार्ड खेले जाते हैं, विक्टिम कार्ड, कि भाई सहानुभूति हासिल करने के लिए इन मुद्दों को ज्यादा हवा दे करके उठाओ और बाकी चीजों को छिपाओ। ये भी तो होता है ना संजीव जी, बताइए। कहीं कोई सहानुभूति की बात नहीं है। अभी यहाँ पे ये बात खुल के सामने आई कि जनता ये सवाल पूछ रही है, जनता सवाल पूछ रही है। भारत के इतिहास में सबसे ज्यादा सवालों का सामना करने वाला एकमात्र इकलौता केजरीवाल सुबह से लेकर शाम तक रोजाना प्रेस कॉन्फ्रेंस और सवाल आप हमसे पूछे। वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में सवाल लेते कहाँ सवाल नहीं, वीडियो संदेश देते हैं, आपने नहीं देखा है। वीडियो लोगों ने ये भी देखा है, लेकिन लोगों ने ये भी देखा है कि देश के प्रधानमंत्री पिछले 10 सालों में 11 सालों में एक भी हिम्मत नहीं कर पाए प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का, जनता के सवालों का जवाब देने के लिए नहीं। आरोप मत लगाइए, पहली बात तो ये आरोप मत। मैं बोल रहा हूँ कि आपने कहा कि अभी आप अपने दावे पर रहिए, वो प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या करते हैं उस पर बात कीजिए, और वो हमने देखा है। बीजेपी के कोई सवाल नहीं लेते। बीजेपी के उन गुंडों के खिलाफ FIR दर्ज कराई जा रही है, SHO काम नहीं कर रहे हैं, कीजिए। अगर आप आइडेंटिफाई किए हुए हैं तो अधिकारियों के अगेंस्ट में इलेक्शन कमीशन को लिखा जा रहा है, न इलेक्शन कमीशन सुनने को तैयार है, न SHO सुनने को तैयार है, न गृह मंत्रालय कुछ काम करने के लिए तैयार है। क्या चाहते हैं? एक सवाल आपसे, इस देश की अदालत ने बड़े-बड़े फैसले दिए। सीनियर, आप बहुत सीनियर प्रवक्ता है आम आदमी पार्टी के। मेरा एक सवाल है, क्या नई दिल्ली में केजरीवाल बहुत मुश्किल में फंस गए हैं क्या? किसने कहा? किसने कहा? ऐसे उनके रिएक्शन से लगता है। हाथ पांव उनके फूले जिनके 26 साल से सूखा नहीं टूटा है और एक पार्टी 10 सालों से सुनने नहीं पड़ पाई। मैं यही सुनना चाहता। अगर केजरीवाल बूढ़े नहीं फंसे हैं वहां संदीप दीक्षित के इसमें और परवेश वर्मा के इस जाल में, तो केजरीवाल इतने घबराए क्यों हैं? कौन कह रहा है? हर आदमी से पत्थरबाजी हो रही है। देखिए, शिकायत करने वाला सबसे घबराया हुआ आदमी होता है। मतलब तो पत्थर खाता रहे।
पत्थर खड़ा नहीं है, ये शिकायत करने वाला शिकायत है। सिर्फ आज ये वाली आम नहीं, आदमी सिर्फ पार्टी ये के वाली नहीं, लोग शुरू से आज परवेश आम मुलायम आदमी के के खिलाफ, लोग संदीप शिकायत दीक्षित करते हैं। के सबसे खिलाफ। ज्यादा इलेक्शन कमीशन किसी से की आपकी हिम्मत है तो शिकायत पत्थर मार के शिकायत कर ले आपकी एक बार। शिकायत सबसे ज्यादा इलेक्शन कमीशन को लेके है, आपकी शिकायत सबसे ज्यादा दिल्ली पुलिस को लेके है, आपकी इसलिए शिकायत है- सबसे ज्यादा होम मिनिस्ट्री को इसलिए लेके है है, चूंकि तो आप दिल्ली- सिर्फ शिकायत विनोद जी, करते हैं। विनोद जी, इसलिए क्या ये सीधा शिकायत- सीधा बता विनोद रहा जी, है क्या कि ये आप- शिकायत जो आप है, मुश्किल ये में सबसे फंसे ज्यादा पड़े हैं। शिकायत विनोद जी, ये इसलिए है शिकायत कि करना पिछले भी एक 26 रणनीति सालों है से क्या कि दिल्ली कल में को आप अगर कुछ मान नहीं कर लीजिए पाए कि गेम नहीं जीत पाते हैं तो दिखाएंगे कि देखो हमने पहले इतनी सारी शिकायतें कर तो रखी थी, नहीं, वो उसकी प्लानिंग का हिस्सा है ये क्या? शिकायत इसलिए है क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने उन सारे घोड़े को खोल अरे रखा सर, है आपकी जो तरह 26 सालों का opposition सूखा तोड़ना में- चाहती है आपकी तरह वो। opposition- दिल्ली की जनता ये बात समझ रही है। देखिए, आप- ये कुछ नहीं काम में आने वाला। देखिए, आप मार लेना चाहते हैं अरविंद संजीव केजरीवाल जी को, जी, घर से बाहर नहीं निकलने संजीव देना जी, चाहते हैं। आपके साथ कांग्रेस- गालीबाजों की फौज लगा दी है, कांग्रेस आपने पार्टी भी- पत्थरबाजों की फौज लगा दी है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है। कांग्रेस पार्टी भी लड़ रही है, उसकी शिकायत कहाँ लड़ रही है कांग्रेस पार्टी? अरविंद अच्छा, केजरीवाल लाल जी, जी हर जगह प्रचार कर रहे हैं जाके। बीजेपी के कांधे पे बैठ के कांग्रेस पार्टी ये कह रहे हैं कि कांग्रेस आप पार्टी सीरियस ले रहे हैं कांग्रेस पार्टी को, हम नहीं ले रहे सीरियस। संजीव जी एक मिनट, आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी कहां लड़ रहे हैं और आपके नेता केजरीवाल कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी और बीजेपी मिल करके हमें हरा रही चाह रही है। है। हाँ बिल्कुल। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। मैं वही तो और कह- आप एक मिनट सुनिए, एक बार आप बहुत गंभीर बात उठाए हैं। आप कह रहे हैं कि कांग्रेस पार्टी का कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, लेकिन राहुल गांधी की एक रैली हो यहाँ पे तो सबसे ज्यादा मुश्किल में आपकी पार्टी होती है, जो राहुल गांधी की आप लगातार सीलमपुर वाली कैंसिल रैली की हो रही बात कर रहे हैं ना? संदीप दीक्षित के प्रोग्राम उसका जो अच्छा। पदयात्रा राहुल गांधी की वहाँ रैली पे हमने कैंसिल हुआ है। कैंसिल करा दी। आप ये बताइए कि राहुल गांधी की आपको- रैली आपने आपको कैंसिल करा दी। आपको एक जगह राहुल कह रहे हैं कि कांग्रेस का एग्जिस्टेंस नहीं है, दूसरी जगह आप कह रहे हैं कि कांग्रेस और बीजेपी मिली हुई है, तीसरी जगह आपको राहुल गांधी के पदयात्रा से दिक्कत होने लगती है तो संदीप दीक्षित बेचारे अकेले घूम रहे हैं। तो सवाल ये है कि मतलब- आप कांग्रेस को किस हालत में देखना चाहते हैं? कांग्रेस को आप देखना चाहते हैं कि कांग्रेस सीधे सीधे कोई मुकाबले की स्थिति में ना हो, आंख मूंद के आपको सपोर्ट देता रहे और आप चुनाव जीत जाए। या क्या यही आज चाहते अगर हैं आप कांग्रेस कांग्रेस से? पार्टी आपको 10 कम से कम 10-12 सीट पे कड़ी टक्कर दे रही है, हम लोग भी फील्ड जा रहे हैं, हम लोग भी देख रहे हैं संजीव जी, और आप मुश्किल में हर जगह फंसे पड़े हैं, तो आप इस तरह की शिकायत का पिटारा खोले हुए हैं। कांग्रेस की तरफ से कोई भी एक शिकायत नहीं आती है इलेक्शन कमीशन को लेके, ये हो, गोल पोस्ट होम मिनिस्ट्री बार-बार को क्यों लेके हो, बदलता उसको है, लेके संजीव हो। जी? ये गोल पोस्ट तो सिर्फ आप चेंज कर रहे हैं हाँ, रोज-रोज। सबसे ज्यादा गोल बैठेंगे ना। पोस्ट क्यों बदल रहे हैं? हम लोग बैठेंगे ना 8 तारीख को, देखेंगे किसके हाथ पांव फुल रहे हैं और किसको किसके समर्थन की जरूरत पड़ रही है। ठीक है, बैठेंगे ना। ठीक है। दंगे की चोट पे मैं कह रहा हूं इस बार अगर जरूरत पड़ी तो इस बार कौन से बच्चों की कसम तोड़िएगा बताइए। अब दादी की मूछें होंगी तो दादाजी कह लेंगे। अभी इस वक्त चर्चा क्यों कर रहे हैं? क्या बात है, क्या बात है। जी। संजीव कौशिक जी ये बताइए, जिस तरह से कि ये गोल पोस्ट चेंज करना क्यों नहीं, परफॉर्मेंस के मुद्दे पर क्यों नहीं? हमने अरविंद कहा केजरीवाल ना, चुनाव हमने कहा, हम तो शुरुआती दौर से कहाँ? कहते चले कहाँ आए कि हमसे- परफॉर्मेंस के मुद्दे पर हमने नहीं? कहा भ्रष्टाचार, सीएजी रिपोर्ट, तमाम ऐसे आज भी मुद्दे हाईकोर्ट हैं। का एक आया मैं वही है, कह रहा हूँ, दिल्ली आपके सामने हाईकोर्ट में में आज भी सुनवाई। दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है हाँ। कि आपको सीएजी क्यों की इस तरह से रिपोर्ट गोल विधानसभा पोस्ट- में रखनी चाहिए थी। आप दुनिया भर के करप्शन के चार्ज लगाते रहे, हर एक शीला दीक्षित के करप्शन के चार्ज को लेके आप एक बड़ा सा एक फाइल बना के घूम रहे थे कि 12 शीला AC दीक्षित जेल जाएगी। 12 आज AC पर आपके सवाल पे था, चार्ज 60 AC लगा है, पर सवाल शीश महल नहीं से लेके आपके स्वास्थ्य तक के। अभी अजय माकन ने 378 करोड़ का घोटाला सिर्फ स्वास्थ्य में, हेल्थ सर्विस में आप पे लगाया है। आप सीएजी की रिपोर्ट तक सार्वजनिक नहीं कर रहे हैं, तो आप बताइए अच्छा, कि आप सब गोल पोस्ट संजीव चेंज जी, करके संजीव जी, सीधे थोड़ा सा- सिक्योरिटी पे आके बात करने संजीव जी लगते हैं। थोड़ा सा जी। अंदर की, थोड़ी सी अंदर की देखिए, ये तो बिल्कुल सब लोग जानते हैं कि एक बार 67 सीट जीते, एक बार 62 सीट जीते। इस बार लेकिन हम लोग जो महसूस कर रहे हैं, वो महसूस कर रहे हैं कि कुछ ना कुछ है जिसकी वजह से बार बार इस तरह से गोल पोस्ट चेंज किया जा रहा है। बताइए। इससे पहले वाला रिकॉर्ड भी हम तोड़ के उससे आगे बढ़े। आप निश्चिंत रहिए, मैंने कहा, मैं शुरुआती दौर से ही ऐसा, किसी पार्टी ने कहा था कि इलेक्शन समय से पहले 3 महीने पहले आम आदमी पार्टी ने कहा था कि जब चाहिए तब इलेक्शन करा लीजिए आप। सबसे पहले हमने घोषणा की, हमने किसी का इंतजार किया। 70 सीटों पे, 70 विधानसभा सीटों पे 70 लोगों की घोषणा सबसे पहले। लाल जी, मैं संजीव जी से पूछ लूं ठीक है, कि आपका फिर मुख्यमंत्री कौन होगा? अरविंद केजरीवाल। तो अरविंद केजरीवाल कैसे तो होंगे? आपके अभी सुप्रीम बेल कोर्ट ने पे तो हैं फाइल और वो साइन कंडीशन करने, के साथ है। दफ्तर कैसे? जाने अब पर इस रोक सवाल लगा ये रखी भी पब्लिक को जानना जरूरी है। इस सवाल का कैसे जवाब इस बात को उठा रही है, आप जवाब कितनी दीजिए, बार- कैसे वो सीएम बनेंगे? कितनी बार इस सवाल का जवाब दे, बड़ी विनम्रता के साथ कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी के लोग जब वो जेल में थे, अदालत तक गए थे कि इनको इस्तीफा दे देना चाहिए मुख्यमंत्री से। अदालत ने फटकार नहीं, जुर्माना लगाई, तब ये भाग के वापस आए। अदालत और तो कभी निकलने उनको को मना मेरी नहीं बात करेगी। पूरी हो अदालत जाने देना। ने उसी मेरी- अदालत ने ये कहा है कि मेरी बात अरविंद तो पूरी हो केजरीवाल जाने देना। मुख्यमंत्री आप ऑफिस नहीं पूरी- जा सकते। पूरी बात तो हो जाने उसी देना। अदालत ने
देखा है कि अरविंद केजरीवाल पूरी मुख्यमंत्री बात के नहीं तौर होने दे पर रहे हैं। फाइल साइन नहीं कर सकते, पूरी बात नहीं होने दे रहे हैं। ऑफिस नहीं अरविंद जा सकते, तो केजरीवाल अब जी बन के निकल- करेंगे क्या, कैसे बनेंगे अरविंद बताइए। केजरीवाल जी निकलने के बाद में अपने मन से उन्होंने इस्तीफा दिया, कोई बाध्यता नहीं थी। विधायिका और कार्यपालिका न्यायपालिका दोनों के बीच में बाध्यता कभी तो टकराहट ठीक नहीं है, होती है। अदालत ने नहीं तो कहा था। अपने अपने अधिकार क्षेत्र से दोनों कभी बाहर नहीं जाएंगे, ये बात तय है। बाहर निकले अपने यानी मन से फिर से उन्होंने इस्तीफा दिया, और फिर मैं कह रहा हूं हाइपोथेटिकल क्वेश्चन संजीव जी, जी, मान लीजिए कि ठीक है आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है, अरविंद केजरीवाल शपथ ले लेते हैं, मुख्यमंत्री बनकर करेंगे क्या जब वो ऑफिस ही नहीं जाएंगे, फाइल ही साइन नहीं 6 महीने जेल में थे तो सरकार नहीं चल रही थी, काम नहीं चल रहा था। अच्छा, उस तरह से क्या ये हुई तकलीफ बात, है? ये हुई बात कि उसी तरह से सरकार चलाएंगे जैसे जेल में तिहाड़ से सरकार चलेगी। अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बनती है तो तिहाड़ से सरकार बनेगी, ये संजीव जी कह रहे हैं। मैंने कहा कि मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ही बनेंगे। जैसे उस समय तिहाड़ से सरकार चलाई उसी तरह से फिर से चलाएंगे अगर आम आदमी पार्टी की सरकार बन गई। आप बात को घुमाते रहिए। दिल्ली की जनता मैं दिल्ली की जनता को आपको क्या लगता है कि ये मुख्यमंत्री बनेंगे फिर तिहाड़ जेल में ठूस देंगे आप लोग? मतलब इसका मतलब यही है। संजीव जी मुझे 1 मिनट की आप इजाजत दे दीजिए। आपने बहुत अच्छी बात कही है और कानून की बात कही है। बिल्कुल आपने कहा है कि केजरीवाल मुख्यमंत्री बनेंगे और उसी स्थिति में जो सुप्रीम कोर्ट का आदेश है, उसी आदेश के अवलोकन में वो फाइल साइन नहीं करेंगे, सचिवालय नहीं जाएंगे, विधानसभा जाएंगे। हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने उनको इलेक्शन लड़ने से मना किया था, न विधानसभा जाने से मना किया था। हाँ। उन्होंने सुप्रीम कोर्ट का आदेश है कि आप फाइल साइन नहीं करेंगे, और सचिवालय नहीं जाएंगे। हाँ। तो बिना सचिवालय गए हुए, बिना फाइल वाला सेक्रेटरी सीएम बन के केजरीवाल क्या अपने एक डमी सीएम को बनाएंगे जो चरण पादुका वाले कह रहे हैं? उन्होंने उन्होंने मॉडल बता दिया कि हमने जो तिहाड़ से जैसे चला था जवाब तो ले लीजिए कम से कम। क्यों इतना चिंता कर रहे हैं? जिस कोर्ट से बाहर निकलने के लिए, अदालत से बाहर निकलने के लिए तमाम 6 महीने समय लग गए। कभी सीबीआई पकड़ती है तो कभी ईडी को आप घुसाते हैं। मेरी बात तो सुन तो लीजिए साहब। तो उसके बावजूद एक रास्ता बना और निकले बाहर, वापस आए। ठीक है, वो बात समझ में आ गई। वो जो समझ में आ वो गई जो बात। चीजें आप बताने का प्रयास कर रहे हैं वो भी खत्म हो जाएगा। आप चिंता नहीं कीजिए। फर्जी केस है, इसका कोई मतलब नहीं है। दर्शक इस बात को समझ लें, आम आदमी पार्टी अगर सत्ता में आती है वापस तो अरविंद केजरीवाल जी ही बनेंगे, ऐसा संजीव जी कह रहे हैं। 100% आप जान लीजिए सरकार उसी तरह चलेगी जैसे तिहाड़ से चलती। फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया संजीव जी जुड़ने के लिए। विनोद जी आपका भी इस चर्चा में हिस्सा लेने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अभी वक्त है एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद जब लौटेंगे तो बात करेंगे कि क्या लाउड स्पीकर बजाना धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार नहीं है। इस बात को एक बार फिर से बंबई हाईकोर्ट ने साफ किया है। इसी पर करेंगे बात। थैंक यू सर। मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, मेरी पसंद, हमारी पसंद, हम सबकी पसंद। मजबूत देश का मजबूत सरिया हो गया स्टील। स्वागत है ब्रेक के बाद। और जैसा कि इस वक्त में अब हम ब्रेक के बाद बात करने वाले हैं एक और बड़ी खबर की, और यह बड़ी खबर आई है मुंबई से, जहां बंबई हाईकोर्ट ने एक कड़ी टिप्पणी की है, एक निर्देश दिया है। कहा लाउड स्पीकर धार्मिक अधिकार नहीं है। बंबई हाईकोर्ट का धार्मिक कार्यों के लिए लाउड स्पीकर के प्रयोग पर निर्देश आया है। हाईकोर्ट ने स्पष्ट किया कि लाउड स्पीकर का इस्तेमाल किसी भी धर्म का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। साथ ही हाईकोर्ट ने ध्वनि प्रदूषण नियमों के उल्लंघन पर सख्त कार्रवाई का भी निर्देश दिया, और यह भी कहा पहले समझाइए और दूसरी बार जब उल्लंघन करें ना तो सीधे स्पीकर जब्त कर लीजिए। हाईकोर्ट ने यह बात कही है। हाईकोर्ट ने पुलिस को ध्वनि स्तर मापने वाले ऐप का उपयोग करने के लिए भी कहा। साथ ही हाईकोर्ट ने शिकायतकर्ताओं की पहचान को गोपनीय रखने का निर्देश दिया है। लाउड स्पीकर में इनबिल्ट मैकेनिज्म लगाने का निर्देश देने पर भी विचार करने को कहा है। पुलिस अधिकारी ध्वनि स्तर को मापने वाला ऐप मोबाइल में करें अपलोड, ये बात भी हाईकोर्ट ने कहा है कि ताकि एकदम बिल्कुल मॉनिटर करते रहें। डेसिबल स्तर के उल्लंघन और ध्वनि प्रदूषण को की सीमा के बारे में विश्राम बेडेकर नाम के शख्स ने यह शिकायत की थी। इस याचिका में खासतौर पर मस्जिदों के लाउड स्पीकर से होने वाले डेसिबल उल्लंघन का स्पष्ट तौर पर उल्लेख किया गया था। इसी याचिका पर सुनवाई करते हुए बॉम्बे हाईकोर्ट ने ये महत्वपूर्ण मार्गदर्शक सिद्धांत तय किए हैं। लाउड स्पीकर से ध्वनि प्रदूषण पर सुप्रीम कोर्ट भी 2005 में दे चुका है फैसला। देश की सबसे बड़ी अदालत। उस समय सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि सार्वजनिक स्थल पर जो शोर है वो जो निर्धारित मानक है उससे 10 डेसिबल तक ऊपर हो, या फिर टोटल कुल मिला के ये 75 डेसिबल हो, इससे अधिक ना हो। ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा था।
आपको याद होगा कि धार्मिक आजादी का अक्सर हवाला दिया जाता है और ऐसे मानकों का उल्लंघन किया जाता रहा है। तो बंबई हाईकोर्ट का यह ताजा निर्देश स्पष्ट तौर पर आया है। क्या कुछ इस निर्देश में और है, सीधे जुड़ते हैं। अपनी संवाददाता श्यामा मिश्रा हमारे साथ जुड़ चुकी है मुंबई से इस खबर पर और ज्यादा जानकारी देने के लिए। श्यामा, बंबई हाईकोर्ट ने बिल्कुल साफ तौर पर यह निर्देश, थोड़ा सा बैकग्राउंड बताइएगा कि ये याचिकाकर्ता की क्या क्या बातें थी जिस पर कि बंबई हाईकोर्ट ने ये साफ तौर पर स्पष्ट निर्देश दिया है। देखिए, ये जो कुर्ला का एक इलाका है जहां पर जो कमला नेहरू, ये जो सिटीजन्स का ग्रुप है, उन्होंने एक याचिका दायर की थी और साथ ही ये चेंबूर और उससे सटे हुए इलाकों के ये सिटीजन्स हैं जिन्होंने अपना एक ग्रुप बनाया हुआ है। इन्होंने कहा था कि जो नॉइज़ पोल्यूशन हो रहा है, नॉइज़ लेवल्स हैं जो मस्जिदों के लाउड स्पीकर से आते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा है और बार बार पुलिस को बोलने के बाद में भी, कंप्लेंट्स करने के बाद में भी इस पे कोई एक्शन नहीं लिया गया। मामला जब कोर्ट में गया तो कोर्ट ने, आप जिस तरीके से बता चुके हैं, कि साफ स्टेट गवर्नमेंट को भी ये निर्देश दिया, पुलिस को भी ये निर्देश दिया कि एक तो ये सारी चीज़ों की जांच होनी चाहिए और ये भी एक अहम बात उन्होंने हाईलाइट की कि जो नॉइज़ पोल्यूशन है वो बहुत बड़ा एक रीज़न है हेल्थ हजार्ड का। डेसिबल्स जब हाई हो जाते हैं तो लंबे समय तक तो लोगों के हेल्थ के ऊपर ये असर पड़ता है। तो क्या किया जाए इसके बारे में, जब कंप्लेंट्स आए आपको सिटीजन से तो पुलिस उनकी गोपनीयता रखे, जाके ये ना चेक करे कि कहाँ से कंप्लेंट्स आए हैं। इवन अगर उनको कॉल पर कंप्लेंट्स आए हैं, ऑनलाइन आए हुए हैं, तो उन्हें जाके देखना चाहिए। इसके बाद में अगर सेकंड स्टेप जब होता है तो वो उनके जो स्ट्रक्चर है, जो रिलीजियस प्लेस है, उनको जाकर एक बार बताएं कि किस लेवल पर आप बजा रहे हैं या क्या आपको यहाँ पर प्रोसेस करने की जरूरत है। अगर ये फिर भी नहीं रुकता है तो फिर पुलिस उनके लाउड स्पीकर्स के जो लाइसेंस होते हैं उनको ले सकती है। और ये भी बॉम्बे हाईकोर्ट ने हाईलाइट किया है कि तो कोई आंतरिक मामला है नहीं कि बहुत जरूरी होता है कि आप लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। मुझे लगता है कि हाल के दिनों में दो राज्यों में इसको लेकर के ज्यादा विवाद रहा है। एक तो उत्तर प्रदेश में ऐसे मामले आते रहे, दूसरा महाराष्ट्र ही है। महाराष्ट्र में राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस ने इसको लेकर के शिकायत भी की थी और बड़ा ये पॉलिटिकल मुद्दा बन गया था। अब जब बॉम्बे हाईकोर्ट का ये स्पष्ट निर्देश आ गया है, सुप्रीम कोर्ट पहले भी फैसला दे चुका है इस बारे में, अब इसका क्या कुछ वहां पर असर हो सकता है? देखिए, कई सारे नेता लगातार इसके खिलाफ बोलते रहे हैं कि जो लाउड स्पीकर्स हैं वो कोई बहुत ज़रूरी नहीं होते और अगर लाउड स्पीकर्स आपको इस्तेमाल करने भी हैं तो एक सेट वॉल्यूम पर आप उसे यूज़ करें आज़ान के समय में या कोई भी बात अगर होती है, अनाउंसमेंट होती है, तो वो एक हिसाब से उसका इस्तेमाल करें। कई सारे जगहों पर कंप्लेंट्स भी हुए हैं लेकिन उसके ऊपर कार्रवाई कभी नहीं हुई है। बॉम्बे हाईकोर्ट में अब जब ये मामला गया और बॉम्बे हाईकोर्ट ने साफ कह दिया कि इस पे कार्रवाई करने की जरूरत है और एक तरीके से ग्रीन सिग्नल दे दिया। अब हम मानते हैं कि सबसे पहले तो स्टेट गवर्नमेंट की ओर से यहाँ पर जो प्रक्रिया है वो की जाएगी, प्रोसेस सारी शुरू की जाएगी ये चेक करने का या ऐप बनाने का कि जो डेसिबल्स पे बज रहा है क्या वो लिमिटेड डेसिबल है या वो उसको क्रॉस कर रहा है। और इसी तरीके से हम थ्रू आउट द स्टेट देखेंगे कि कार्रवाई हो रही है और उम्मीद भी करते हैं कि जिस सिटीजन्स के कंप्लेंट्स आते हैं वो उसके ऊपर जल्द से जल्द पुलिस या जो वहाँ की प्रशासन है वो उस पर कार्रवाई करे। और जाहिर सी बात है जो ये पूरा पॉलिटिकल बैकग्राउंड है वो भी गरमाएगा। जो अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हैं उनकी तरफ से बयानबाजी भी होना शुरू होंगी। लेकिन सबसे अहम बात यहाँ पर यही है कि स्टेट गवर्नमेंट क्या इस पर कार्रवाई करती है और किस तरीके से सारा जो ये हेल्थ हजार्ड है या नॉइज पोल्यूशन है उसे कंट्रोल में लाती है। बिल्कुल बिल्कुल, लेकिन एक बात तो बिल्कुल साफ है कि बॉम्बे हाईकोर्ट ने एकदम स्पष्ट दिशा निर्देश दिए हैं कि अब ये चीज नहीं चलेगा कि धार्मिक आजादी का हवाला दे करके और आप जबरदस्ती लाउड स्पीकर का इस्तेमाल करें। बहुत बहुत शुक्रिया श्यामा जुड़ने के लिए मुंबई से। और इसी के साथ आज के इस वक्त में इतना ही। नमस्कार।